हाय थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर 650 सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल। ये चैनल मैंने बेसिकली तो लास्ट ईयर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेन जो कंटेंट मैंने डालना स्टार्ट किया था वो प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 2024 का, उससे एक महीना पहले मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट्स इस पे डालने स्टार्ट कर दिए थे। और ये चैनल काफी जेन्यून है, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। और इस पे पीवाईक्यूज एनालिसिस जो है, जिस जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जो बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं बताई जाती है, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि आपके लिए काफी जर्नी जो हो यूपीएससी का आसान हो। देखिए, पढ़ना तो सबको है, और पढ़ने के साथ साथ सब इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए ना राइट डायरेक्शन में, कि आप पीवाईक्यूज से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मटेरियल, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और इवन नॉलेज के बाद भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इस गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ रहूंगा 2025 के प्रीलिम्स तक भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जो ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है, तो इस पे हम बात करेंगे। इसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख नहीं रहे हैं। अधिकतर लोग वीडियोस देखते हैं, पर ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ज्यादा लोग शेयर भी नहीं कर रहे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि इस चैनल को आप देखिए जाकर। कितने सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपको पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो दिखेगा, जहाँ पे मैंने प्रीलिम्स रिलेटेड एनालिसिस की थी, जो लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखा है। रिपीटेड पीवाईक्यूज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, आपको समझना। देखिए, रिपीटेड का मतलब होता है थीम्स रिपीट होते हैं यूपीएससी में। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट स्टिल, ये वीडियोस अगर आप देखिएगा, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है, इस पे जाके जरूर से देखिए अगर आपने नहीं देखा है, या फिर जो नए लोग हैं इस चैनल पे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप चैनल को देखिए जाके, एक बार समझिए। जिस तरह के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं और मेरी टीम ने बनाए हैं, वो आपकी काफी मदद करेंगे। उसके बाद मैंने अभी रिसेंट कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। एनसीईआरटीज का जो इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गया है, तो वो भी वीडियोस आप ऊपर जाके चेक कर सकते हो। पीवाईक्यूज एनालिसिस आप देख सकते हो, और चैनल को शेयर करिए। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत लोग देख रहे हैं इस वीडियोस को। पहले क्या था कि प्रीलिम्स के टाइम 1-1 लाख, 60,000, 70,000 इंप्रेशंस जाता था हर वीडियो का। और ये आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों की जर्नी आसान हो। तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो देखते तो हैं कंटेंट, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाता है इन वीडियोस बनाने में। 6 से 7 घंटे का कंटेंट रिसर्च जाता है, उसके बाद एडिटिंग जाता है, उसके बाद पूरे दिन का टाइम चला जाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो मैं जस्ट अ रिक्वेस्ट टू यू, आप सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं आज का सॉरी वीडियो, जो है ज्योग्राफी प्रीलिम्स एनालिसिस। इसमें मैंने क्या किया है, आपके लिए 2017 से 24 तक के क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में आए हैं, उनका एक पैटर्न एनालिसिस किया है कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, और कितने इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या करना है, ये सब चीज किया है। तो ये जब मैंने किया तो मुझे ये देखने को मिला कि 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही 18 में 9। वैसे आप आगे जाएंगे तो ज्योग्राफी में आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड इंक्रीज हुआ है। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 2023 में 13 क्वेश्चन, और 24 में 16 क्वेश्चन। यानी अगर हम इसकी समरी की बात करें, तो वेटेज ऑफ ज्योग्राफी प्रीलिम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट टाइम्स, आपको भी दिख रहा है। और ऑन एवरेज जब हम बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं प्रीलिम्स ज्योग्राफी से। 10 से 11 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 20 से 24 मार्क्स। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर कट ऑफ 70, 75, 80 इस रेंज में अब जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी को कैसे डील करना है। आइए इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे टॉपिक वाइज जो वेटेज है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा क्रक्स पता चलेगा। तो टॉपिक वाइज जो वेटेज है ज्योग्राफी का, वो देखिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिससे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जनरल क्वेश्चंस आते हैं, इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं दिखाऊंगा ये सब चीज इस वीडियो में। पहले आप इस स्लाइड को अच्छे से सुन लीजिए। स्लाइड को अगर आप समझ लेंगे, तो आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी का क्या वेटेज है, सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप देखिए, पहले एक क्वेश्चन के राउंड आते थे, जब मैं 17 से 19 की बात करूंगा, लेकिन अब क्वेश्चंस 2 से 3, 4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो पॉज करके भी आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिजियोग्राफी भी आएगा, ड्रेनेज सिस्टम भी आएगा, वेजिटेशन भी आएगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेन फॉरेस्ट, टीक, महुआ, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं दिखाऊंगा। मिनरल्स के क्वेश्चन,
एग्रीकल्चर से डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आगे। और ये सब सेक्शंस को जब मैं मिला दूंगा तब देखने को यह मिलेगा 7 से 8, 6 से 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑन एवरेज है। ये भी एवरेज ग्राफ लिया हुआ है। तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर एवरेज पूछे जा रहे हैं, आप देखिए पर ईयर, तो जनरली आप देखो कितना ज्यादा वेटेज है इंडियन ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ये तीनों स्तंभ है फिजिकल ज्योग्राफी के, खासकर प्रीलिम्स के स्तंभ भी आप बोल सकते हो, जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो इनसे जो कॉन्सेप्चुअल फिजिकल ज्योग्राफी के 3 स्तंभ हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान से पूछ रहा है। और अगर मैं टोटल की बात बता दूं ना, तो 2024 में 16 क्वेश्चन आए थे, तो 16 में से 8 क्वेश्चन तो इंडियन ज्योग्राफी से आए और 6 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से आए। वैसे ही 2023 में हम देखेंगे तो 13 क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन टोटल है, और क्लाइमेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी से फिर 6 से 7 क्वेश्चन है। यानी जब मैं वेटेज की बात करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी का वेटेज अभी ज्यादा है, लेकिन यूपीएससी जो है वो कभी एक वेटेज नहीं रखता है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा आने वाले साल तक नहीं रहेगा। देखिए 2017 से पहले, 18 से पहले 16 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, राइट? लेकिन अभी आ रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे या फिर उससे कम आएंगे, लेकिन यूपीएससी अगर 16 पूछ रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उससे 5 क्वेश्चन पूछ देगा। ये चीज भी आपको समझना है। इंपॉर्टेंस अगर उसका बढ़ा हुआ है तो आपको भी तैयारी करके जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, लेकिन नहीं आए तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब 16 क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए ऑन एवरेज पे हम बात करते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं पीवाईक्यूज एनालिसिस के, उसमें मैंने ऐसे ही बात किया है। तो चलिए अब जो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है ना, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका पहला थीम है कि एनसीईआरटीज आर मैंडेटरी। ये आपको भी पता है कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, और इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने जो एनालाइज किया, एक कंसेप्चुअल और दूसरा फैक्चुअल, दोनों एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, दिस इज अ टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और इसमें फैक्चुअल भी थोड़ा मिलाया, इकोनॉमिक सर्वे से ये वाला पूछा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो ये पल्स प्रोडक्शन के ऊपर है। तो इंडिया में आपको ही पता है, इंडिया जो है अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है पल्स वर्ल्ड में। और जो दाल की खेती होती है, दलहन की खेती होती है, अलग अलग दलहन की प्रकार की भी खेती होती है भारत में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट से आपसे पूछा है कि खारीफ और रबी क्रॉप ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज, यानी जो पल्सेज है ब्लैक ग्राम, उसको हम खारीफ और रबी क्रॉप के तहत कल्टीवेट दोनों तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए आगे इस स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से पूछा है, उठाकर डायरेक्ट। उसके बाद सेकंड, अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। सेकंड देखिए, ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम मूंग की दाल, हरी वाली। अब आप देखिए कॉमन सेंस आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ना तो आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है, ना आपसे बहुत ज्यादा ये एग्रीकल्चर में पीएचडी करने की बात कर रहा है यूपीएससी। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस वो जानना चाह रहा है कि ग्रीन ग्राम जो है मूंग दाल, क्या भारत में आधा 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 प्रोडक्शन है, मतलब पूरे भारत का आधा प्रोडक्शन ग्रीन ग्राम है? लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा पंजाब, दिल्ली, ये सब साइड आप जब जाइएगा, या फिर आपने वीडियोस में भी देखे होंगे, मूवीज में भी देखे होंगे कि वहां पे छोले बहुत खाए जाते हैं, जो पीली वाली मटर होता है। और जनरली वही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी है भारत में। आप देखेंगे तूर, अरहर की दाल खाई जाती है ज्यादा, ग्रीन ग्राम कहाँ खाई जाती है? तो ये कॉमन सेंस आप इस स्टेटमेंट को ही गलत कर सकते थे। जैसे ही आप टू गलत करते हैं ना, आप आंसर पे पहुंच जाते हैं वन ओनली, यानी बाकी स्टेटमेंट तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं। यूपीएससी जो एग्जाम है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ ब्रिलियंट नॉलेज। जो टॉप करते थे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, उनके लिए एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले लोगों के लिए, जहां पर आप कम टाइम में पैनिक नहीं होकर सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है। इन द लास्ट 3 डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ा होगा, ये 17 या 18 का क्वेश्चन है शायद, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी एनसीईआरटी से भी आप ये सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एनसीईआरटी का मैंने स्नैपशॉट डाला है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एग्रीकल्चर, पेज 32 पे चले जाइएगा तो आपको दिखेगा कि राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में उसमें बताया गया है। उसमें राबी क्रॉप्स के बारे में डायरेक्टली यही बताया गया है कि विंटर में ये सो किए जाते हैं, सो, और अक्टूबर टू दिसंबर।
के बीच में इसे रोपा जाता है। और जब आप देखिएगा तो यहाँ पर साफ लिखा है कि सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एवो। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये इंक्रीज किया है। प्रेसिपिटेशन जो हमें आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, क्लाइमेटोलॉजिस्ट आपने पढ़ी होगी तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि भारत में जनरली वही होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से विंटर मंथ में ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे बारिश होती है, जिसके कारण ये क्रॉप्स को मदद मिल जाती है। तो राबी क्रॉप जनरली ज्यादा हम सो करते हैं। तो स्टेटमेंट थर्ड याद करिए। तो कॉन्सेप्ट वहीं से पूछ रहा है आपसे, राबी क्रॉप आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है वीट, बार्ली, पल्सेस, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप जो है राबी है। इसके आगे आप जब जाइएगा तो आपको दिखेगा पल्सेस में कि यहाँ पे एक लाइन है, कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेज आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन। तो यहाँ पे इस लाइन से ही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो था क्वेश्चन का आप याद करिए, पीछे जाके देख सकते हैं आप कि वहां पर था कि क्या हम ब्लैक ग्राम को, ब्लैक जो पल्स है उसको हम खारिफ और रबी के तहत, दोनों तहत इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ कर सकते हैं। जितने भी तरह के दाल होते हैं मोस्टली उसमें क्या होता है कि हम दोनों तरह से उसे उगा सकते हैं, खारिफ भी और राबी भी। तो एक एक लाइन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी का, अब आपको पता चलेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्चुअल है और ये भी एनसीईआरटी से। Among the following which one is the least water efficient crop? ये आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा क्रॉप है इन सभी में से जिसमें सबसे कम पानी का इस्तेमाल होता है। अब आपको ही पता है कि मिलेट, सॉरी, जिस जो सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि पर्ल मिलेट और रेड ग्राम, ये जो पल्सेस है और मिलेट्स है, ये जनरली सबसे कम पानी यूज होता है इन क्रॉप्स में। आपको ही पता है भारत में मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, फिर आपका राजस्थान का जो रीजन है, गुजरात और महाराष्ट्र का जो वैसा वाले रीजन है जहाँ पर उतने रिवर्स नहीं है या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ का टोपोग्राफी उतना अच्छा नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, उसके कारण मिलेट्स उगाया जाता है और रेड ग्राम, पल्सेस, ये सब उगाए जाते हैं। तो ये तो कभी आंसर नहीं होता। आप कॉमन सेंस से भी और एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो आपको पता है। सनफ्लावर और शुगर केन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है तो शुगर केन, यहाँ पर देखिए फिर से वही एनसीईआरटी, फिर से वही चैप्टर एग्रीकल्चर का, और एक दो पन्ना आगे 60 या 61 पेज है, वहां पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि शुगर केन इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। और इसमें अच्छा खासा रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। यानी ये क्रॉप जो है ना गन्ने का, शुगर केन, ये ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता था। न्यूज में भी बना रहता था करंट अफेयर्स में कि महाराष्ट्र में हम ये क्यों इसकी खेती कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र में ऑलरेडी ग्राउंड वाटर बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में तो चलिए समझ में आता है, नदियां बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है, बिहार में इसकी खेती होती है, चंपारण में, वहां नदियां बहुत ज्यादा है, ग्राउंड वाटर अच्छा खासा अमाउंट में, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है। तो इस ऐसे सवाल यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो मैंने आपको दो थीम बताए कि एनसीईआरटी में, एक तो कॉन्सेप्चुअल और दूसरा जो आपका थीम है वो यही है। यहाँ से वो डायरेक्टली आपसे जानना चाहता था कि ये तीनों जो ट्रीज है उसमें कौन सा डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस ट्रीज के अंदर आता है। तो आपको ही पता होगा जैक फ्रूट जो है, यहाँ पर जैक फ्रूट हम बोलते हैं कटहल को। और जनरली आप कॉमन सेंस लगाते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जनरली कटहल, यानी जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर कटहल ज्यादा दिखता है। और जनरली ये महुआ है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये आपको देखने को मिलता है। टीक है, सागवान की लकड़ी जिससे सोफा बनता है, फर्नीचर बनता है। तो ये सब कॉमन सेंस, ये सब चीजें से आप पकड़ सकते थे। यहाँ पे देखिए, अगर एनसीईआरटी भी आप ये क्लास 9th की या 11th की पढ़ के जाते तो यहाँ पे साफ दिया हुआ था टीक इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसी में आगे आप जाके एनसीईआरटी में देखिएगा तो ट्रॉपिकल वाले रीजन में बताया हुआ था कि जो जैक फ्रूट है, और खासकर वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ट्रीज है, ना कि डेसिडुअस है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो वो क्वेश्चन भी आपका इजीली बन जाता। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा। अब जो लास्ट थीम मैंने इस वीडियो में रखा है, करंट अफेयर्स प्लस मैप बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस 2023 और 24 में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं रिसेंट। तो इसको ध्यान से अभी देखेंगे। देखिए रिवर्स के ऊपर पूछ रहा है, ये भी इंडियन ज्योग्राफी से ही मैंने उठाया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू उलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवड़ लेक। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसने करंट अफेयर से उठाया, इसी का मैंने थीम रखा है इसका करंट अफेयर्स। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के भी जा रहे हैं तब भी आप हो सकता है क्वेश्चन नहीं बना पाए अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि
एनसीईआरटी से तो आपको ये पता चलेगा कि उलर लेक यहाँ पे है और उलर लेक के पास आसपास आपका मेंडरिंग होता है कि नहीं, ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कौन सी नदी बहती है उलर लेक के पास, झेलम, ये पता चल जाएगा आपको। समझ रहे हैं आप? फिर कोलेरू लेक के पास कृष्णा नदी आकर मिलती है, लेकिन वो डायरेक्टली फीड करती है कि नहीं, ये पता करना एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो वहीं पर आपको समझना है कि यूपीएससी एनसीईआरटी से एक तरफ इजी सवाल भी पूछ रहा है जहां वो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के पूछ दे रहा है, जैसे मैंने पहले दिखाया उड़द वाला क्वेश्चन, ग्राम वाला दाल वाले क्वेश्चन में आपने देखा, ग्रीन दाल वाले में, महुआ टिक में देखा जहाँ डायरेक्ट उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा है। अब ये क्वेश्चन ट्रेस करना, इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फीड कर रहा है नहीं, नहीं पता है। हमें पता है कि कृष्णा नदी जो है यहीं पर गिरती है और यहाँ पर आपका कोलेरू लेक है, जो कि आपका जनरली ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये सब चीजें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं टाइमली, नहीं हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखिए न्यूज में था कांवड़ लेक बिहार में फर्स्ट वेटलैंड बना था शायद उस समय, और बेगूसराय में ये था, और यहाँ पर ये ऑक्सबो लेक है फ्रेश वाटर, और ये न्यूज में काफी था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट ये पूछा। अगर आप ये पढ़ कर जाते कि गंडक नदी पे बना है या बूढ़ी गंडक पे बना है, तो आप इसको ट्रेस कर लेते और इजिली आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो में कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो मैंडेटरी है, जो आपको लॉन्ग रेस में रखेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चंस गलत कर दोगे तो वैसे ही आप रेस के बाहर हो गए। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स इस तरह के क्वेश्चंस अगर बना के ले जाओगे ना, तो आप रेस में बाहर ही नहीं होगे, बल्कि रेस में आगे चलोगे, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स बेस्ड है। इसमें आपसे पूछा है कि कहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा था, कहाँ पे एक्सटेंसिव मार्शलैंड हो रहा था। मार्शलैंड वही होता है वेटलैंड जैसा रीजन जहाँ पे पानी जमा होता है, अगल बगल ये देखिएगा पौधे होते झाड़ी टाइप के उग जाते हैं, पीटलैंड, मार्शलैंड। तो अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखिए, रन ऑफ कच्छ इसका आंसर था, लेकिन ये न्यूज में था इसलिए आपसे पूछा था। देखिए 2023 में पूछा है, दोनों क्वेश्चन 2023 का है, और दोनों आपको दिखेगा कि सी लेवल राइज हो रहा था बार बार। हिंदू में मई में एग्जाम हुआ था, और अप्रैल में देखिए, नवंबर में 21 के, 23 में, जनवरी में, यानी 3-4 महीना पहले भी और कुछ साल पहले भी ये न्यूज में बना हुआ था। तो आपको न्यूज पेपर इग्नोर नहीं करना था। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप पढ़ोगे ही एज ए सीरियस स्टूडेंट हो तो। जैसे आपको पता है कि गल्फ ऑफ खंबत में बहुत सारी नदियां गिरती है, नर्मदा, तापी, माही। वैसे ही गल्फ ऑफ कच्छ में सिर्फ एक नदी गिरती है, कौन सी नदी है वो? लूनी नदी। फिर गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है, लोकेशन पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, पता होना चाहिए। यहाँ पे पीटलैंड है कि नहीं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको पैटर्न पता चले कि वो एनसीईआरटी मैंडेटरी है, आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ उतना पढ़ोगे तो आपके लिए काफी है। लेकिन उसके अलावा आप कम्प्लीमेंट्री में न्यूज़पेपर या फिर जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, जहां से भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, मैं अपने वीडियोस लाऊंगा करंट अफेयर्स रिलेटेड, जैसे मैंने पिछले बार भी लाया था, उससे बहुत सारे थीम से क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों चीज अगर आप करोगे साथ में तो इजी हो जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अभी आगे भी, अभी तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का मैंने डिकोड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। हमारी टीम भी वर्क करती है, हमारे टीम में बहुत सारे मेंस लिखे हुए लोग हैं, इंटरव्यू वाले लोग हैं, जो हमेशा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। कंटेंट के नाम पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ आपके सामने, भले ही टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन मेरा मकसद यह है कि हम ऑर्गेनिकली ग्रो करें, जहां पर मदद आपको ज्यादा मिले। ये सब चीजें आपको कोई क्लैरिटी से और कहीं नहीं बताई जाएगी। इसलिए इस चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।